जी बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज किस तरीके से डिस्कवर हुई, इसके बारे में आज के टॉपिक में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो एक्स रेज वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम रोहिंजन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोहिंजन। उसने एक्स रेज को डिस्कवर किया। और किस तरीके से इसकी डिस्कवरी है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी पढ़ा। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है, इसी से ही बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अच्छा, ये कैथोड है और यहाँ ये एनोड लगा हुआ है, ठीक है। ये रहा एनोड, इंडिकेशन है यहाँ पर। जब डिस्चार्ज ट्यूब में से हम करंट को पास करते हैं, तो करंट पास होने के नतीजे में क्या होता है कि कैथोड में से कैथोड रेज निकलती हैं जो एनोड पर जाकर हिट करती हैं। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो रेडिएशंस होती हैं कैथोड रे, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेतहाशा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेतहाशा। ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेतहाशा। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो यहाँ पर से निकल रहे होते हैं कैथोड की सूरत में। अच्छा, जब ये जाकर एनोड पर टकराते हैं, अब एनोड भी तो बेटा किसी न किसी मेटल का बना हुआ है ना, तो एनोड के अंदर भी एटम्स होंगे बहुत सारे, क्या ख्याल है? बोलो भाई। जी सर। जी सर होंगे। भाई हाँ हूँ यस। बोलते रहा करो ताकि लगे कि तुम लोग भी जिंदा हो। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जाकर एनोड पर हिट कर रहे हैं, तो एनोड में बहुत सारे एटम्स हैं। ये एक मैंने न्यूक्लियस बना लिया, एक एटम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको बात समझा सके। अब इस एटम में आपको पता है कि शेल्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे शेल्स हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी हैं। अच्छा, हर शेल की अपनी एक एनर्जी वैल्यू होती है। जैसे कि ये वाला शेल पहला है, इसमें इसकी एनर्जी 20 होगी, दूसरे शेल की फॉर एग्जांपल 40 है, तीसरे शेल की 60 है, चौथे शेल की 80 है। हर शेल की अपनी एक एनर्जी की वैल्यू होगी और हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बल्कि केस को थोड़ा सिंपल रखने के लिए ना एक काम करते हैं, तीसरे शेल को हटा, सिर्फ दो शेल्स रखते हैं, तीन शेल्स। उससे बात को आपको समझाते हैं तो जरा थोड़ा और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए मामला। ठीक है भाई। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और मान लीजिए इसकी एनर्जी है 60 और इसकी 80 ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एटम में जो शेल होता है उस शेल की एनर्जी होती है, बल्कि उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही होती है जितनी उस एटम में, मतलब जैसे इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही होगी जितनी उस शेल की है। लाइक अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 20 वाले शेल में, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 होगी। इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला जो है वो दूसरे शेल में है जिसकी एनर्जी 60 है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 60 होगी। तीसरे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये 80 वाले शेल में है, तो इसकी एनर्जी भी 80 होगी। सबकी एनर्जी की तो वैल्यू चले फिक्स हो गई। अब होता क्या है कि ये जब कैथोड रेज पास होती है ना, हाई एनर्जी कैथोड रेज जब यहाँ से पास होकर आ रही होती हैं, ये क्या है, ये हाई एनर्जी कैथोड रेज है। हाई एनर्जी कैथोड रेज, ठीक है। जब ये हाई एनर्जी कैथोड रेज ट्रेवल करके आती हैं
और आकर कभी अगर ऐसा हो कि कोई कैथोड रे आकर ये बीच के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकरा जाए, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये कैथोड रे एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है, बहुत ज्यादा मास भी होता है इसका, क्यों? क्योंकि एक कैथोड रे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास भी बहुत ज्यादा होता है। और इसके सामने एक अकेला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तो कोई औकात ही नहीं होती। मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दी है, याद होगा, टेनिस बॉल और फुटबॉल वाली। तो ये एक फुटबॉल समझ लो आके टेनिस बॉल से टकरा रही है, तो ये टेनिस बॉल कहाँ दूर जाके फेंकाएगी हमें तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, तो इतनी दूर जाके फेंकाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से नॉकआउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने की वजह से क्या होगा कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इस शेल में से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा। जब इस शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। अब इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की वजह से ये जो एटम होगा ये हो जाएगा अनस्टेबल। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हो जाएगा बेटा अनस्टेबल। अब इस अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, अब स्टेबल तो होना है ना किसी भी सूरत, मतलब ये ऐसा ही है कि अब नीचे वाला शेल जो है, नीचे वाला शेल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से खाली है और ऊपर वाला शेल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो ये तो ऐसा ही है कि एक घर में तीन भाई हैं, तीन भाइयों में से बीच वाला जो मंझला भाई है वो बिल्कुल ही गरीब हो गया है, रोड पे भीख मांगने वाली औकात हुई हुई है, और जो ऊपर सबसे बड़ा भाई है वो करोड़पति है भाई। तो और वो करोड़पति कोई मदद भी नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं होता हमारे यहाँ, तो मतलब हमारे यहाँ तो माँ बाप तरबियत ही यही देते हैं कि बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, प्यार मोहब्बत के सलूक से रहना है। तभी तो अभी तक अलीजा ने अपनी बहन का कत्ल नहीं किया, वरना वो तो अब तक कर देती, मैं होता तो शायद कर भी चुका होता। खैर, तो अब क्या है कि सिलसिला भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो शेल है ये एनर्जी पर है 60, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इससे अपने नीचे वाले शेल भाई का दुख देखा नहीं जा रहा। अब ये क्या करेगा, ये वाला शेल, ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़कर नीचे वाले शेल में जंप करेगा। लेकिन नीचे वाले शेल में जंप करने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन 80 वाले शेल में है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 80 है। जब ये जंप करके नीचे वाले शेल में आएगा तो नीचे वाले शेल की एनर्जी है 60। तो नीचे वाले शेल में आने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी भी 60 करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने अंदर से, ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी, फोटोन रिलीज करेगा, उस एनर्जी को एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा। इस एनर्जी को जो ये रिलीज कर रहा है, इस एनर्जी के पैकेट को हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। ये जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में से रिलीज हुई, इसके नीचे आने पर, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, याद रहे, ये सारा काम एनोड के अंदर हो रहा है, इस जगह पर एनोड के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, ये एनर्जी या ये जो वेव एनर्जी की रिलीज हुई, ये वेव या ये एनर्जी बेसिकली एक्स रे होती है। समझ में आया एक्स रे क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? यस सर। जी सर। एक्स रे का होल टू होल ताल्लुक, वेरी गुड बेटे, एक्स रे का होल टू होल ताल्लुक किस चीज से है? एनोड से है। इसका कोई ताल्लुक भी कैथोड से या गैस से नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एक्स रेज डिस्कवर हुई। अच्छा, शुरुआत में एक्स रेज को अननोन रेडिएशन का नाम दे दिया गया। अच्छा, ये जो एक्स रेज होती है ना, ये एक्सट्रीमली इमटेरियल रेडिएशन होती हैं, ये चीजों में से पास ऑन हो जाती है, बाहर निकल जाती है ग्लास ट्यूब से, ठीक है ना। तो शुरुआत में इन रेडिएशंस को अननोन रेस का नाम दिया गया। अब मैथमेटिक्स में हम एक बात जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम अमूमी तौर पर किसी अननोन चीज के लिए जो वेरिएबल कंसीडर करते हैं वो एक्स होता है। तो बाद में मुख्तलिफ कैलकुलेशंस या मुख्तलिफ थ्योरीज को सजेस्ट करने के लिए इस अननोन गैस को
इस अननोन रेस को एक्स रे का नाम दिया गया, और बस ये तब से ही इसका नाम एक्स रे ही पड़ गया है, ये आज तक एक्स रे ही कहलाती है। जबकि ये जो एक्स था ये अननोन को इंडिकेट करने के लिए था, ये इसलिए नहीं था कि इसका नाम ही कोई एक्स रे है या एक्स रखने की कोई खास वजह है। एक और नाम जो इन रेस को दिया जाता है, शायद कभी किसी किताब में आपको नजर आ जाए, वो है रोहिंजन रेस। इन रेस को हम रोहिंजन रेस भी कहते हैं, यानी कि उस साइंटिस्ट के नाम पर जिसने इनको डिस्कवर किया था। इज दैट ऑल क्लियर बेटा? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, मोज़लेस वर्क देख लेते हैं। जब ये एक्सरेज की डिस्कवरी हो गई तो मोज़ले नाम का एक साइंटिस्ट था 1913 में, उसने एक्सरेज के ऊपर कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करवाने शुरू किए। ठीक है, मोज़ले ने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करवाए। उसने क्या किया, उसने अलग अलग कैथोड रख कर ना एक्सरे की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया, जो एक्सरे निकल रही थी। अलग अलग कैथोड को रखा, कभी उसने आयरन रखा, कभी कॉपर रखा, कभी एल्यूमिनियम रखा, कभी उसने फॉर एग्जांपल क्रोमियम रखा, अलग अलग मेटल्स को रखा, और रखकर उसने अलग अलग जो है वो मतलब एक्सपेरिमेंट्स करवाए। उसने देखा कि हर बार जब भी वो एनोड चेंज कर रहा था, एनोड की चेंज करने की वजह से वेवलेंथ जो एक्स रेज की मिल रही थी ना, यानी एक्स रेज की जो वेवलेंथ आ रही थी, वेवलेंथ मैंने शायद तुम लोगों को अभी गैमा रेज की प्रॉपर्टीज में समझा दिया था क्या होता है, पता है ना वेवलेंथ? जी सर। यस यस सर। सर। ठीक है बेटे, तो वो जो एक्स रेज की जो वेवलेंथ आ रही थी ना, वो अलग अलग आ रही थी। अच्छा, कैसे अलग आ रही थी? भाई, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, आयरन का होता है 26, और कॉपर का होता है 29, क्रोमियम का होता है 24। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है ना? अब इसने क्या देखा कि जब इसने यहाँ पर प्लेस किया एल्यूमिनियम को, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के प्लेस करने पर इसको एटॉमिक नंबर जो वेवलेंथ मिली, फॉर एग्जांपल वेवलेंथ मिल गई 100 मिलीमीटर की। ठीक है, जैसे ही इसने एटॉमिक नंबर बढ़ाया, यानी एल्यूमिनियम के बाद इसने क्रोमियम रखा, वैसे ही ये वेवलेंथ 100 से कम होकर 80 मिलीमीटर हो गई। फिर इसने और एटॉमिक नंबर को बढ़ाया, यानी आयरन रखा, तो ये वेवलेंथ कम हो गई। और फिर इसने और एटॉमिक नंबर को बढ़ाया, तो कॉपर रखा, तो वेवलेंथ और कम हो गई। अच्छा, उस वक्त एटॉमिक नंबर की टर्म का तो तस्वुर था ही नहीं। उस वक्त तो तस्वुर था पॉजिटिव चार्ज का सिर्फ। मतलब 1913 तक हमें सिर्फ इतना पता था कि भाई एटम में दो चार्ज होते हैं, नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज को हमने नाम दिया हुआ था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को हमने नाम दिया हुआ था प्रोटॉन का। हमें उस वक्त तक तो सिर्फ यही पता था। तो उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एटॉमिक नंबर की टर्म इस्तेमाल की थी। उससे पहले तक एटॉमिक नंबर की टर्म इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसने कहा था कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ जो है एक्स रेज की, वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि क्या हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज बिकम्स डिक्रीज। उसने ये कहा। उसने इन पॉजिटिव चार्जेस को, मोज़ले ने सबसे पहली मर्तबा, मोज़ले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पहली मर्तबा टर्म एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया था। मोज़ले ने कहा कि भाई, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, दीज पॉजिटिव चार्जेस आर एटॉमिक नंबर्स, दीज पॉजिटिव चार्जेस आर एटॉमिक नंबर्स,
and when I am changing this atomic number, the wavelength of X-ray is getting changed. उसने कहा कि यार एटॉमिक नंबर के चेंज करने से अगर अगर एक्स रेज की वेवलेंथ चेंज हो रही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि एटॉमिक नंबर के चेंज करने से इन एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टी है ना, उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, उसने कहा जो एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टी है ना भैया, वो कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही होगी। एलिमेंट की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो रही होंगी, यानी कि एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इस एटॉमिक नंबर पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करती होंगी या कर रही होंगी। सिर्फ एक वेवलेंथ उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी, इस पे और भी यकीनी तौर पर चीजें डिपेंड कर रही होंगी। फिर वहां से ही तसव्वुर आया कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज यानी एटॉमिक नंबर के चेंज होने पर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहा है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर भी फर्क आए। पीरियोडिक टेबल याद है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर 4 में थोड़ा बहुत, बाकी थोड़ा बहुत इसका तसव्वुर आपका सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आएगा तो वहां पे तफसीलन पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन थोड़ा बहुत अभी याद होगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एटलीस्ट इतना तो पता होगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पीरियोडिक टेबल होता क्या यही नहीं पता सिरे से। बोलो बेटा। बेटा आवाज आ रही है? जी सर। जी, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इससे हम आहंगी तो है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो अ, बिल्कुल ही पीरियोडिक टेबल को नहीं जानता हो, तो क्या होता ही नहीं पता हो। मेरे ख्याल से सब नो सर। बहुत इल्म है। चलिए नो सर। बस ठीक है, तो फिर यहीं से पीरियोडिसिटी का तस्वुर आया था, क्योंकि उससे पहले तक मतलब ये वाली बात होने से पहले तक पीरियोडिसिटी का जो तस्वुर था वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे लिया जा रहा था, जो कि मेंडलीव का टेबल था, याद होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो जब 1869 में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, फिर 1913 में मोजले ने अपनी ये पूरी एटॉमिक नंबर वाली थ्योरी दी थी, फिर 1915 से दोबारा पीरियोडिसिटी पे काम शुरू हुआ था, और 1919 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल आपके हाथों में है वो पब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से एक्सरे की मदद से हमने एटॉमिक नंबर्स को, यानी कि ये एटॉमिक नंबर हासिल किया था, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, या ये कह लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। यानी हमने बेसिकली ये पता किया था एक्सरे की मदद से कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना एटम में, ये एटम की कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एटम की, वो इन प्रोटॉन पर ही डिपेंड करती हैं, किसी और दूसरी तीसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। इज दैट क्लियर बेटा? सारी बात समझ में आ गई? यस सर। जी कोई सवाल, कोई यस सर। भी? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? यस सर। नो सर। सही है, ठीक है, गुड। तो आप लोग एक काम करें, जरा स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? जी सर। जी सर। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बात आपसे इंशाल्लाह मंडे को होगी विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।